ओके, सो हाउ आर यू दीपक? आई एम फाइन सर। ओके, और अभी आप क्या कर रहे हो? व्हाट्स यू आर डूइंग राइट नाउ? सर अभी मैं फिलहाल वर्किंग हूँ यहाँ पे साइट इंजीनियर हम्म। दिल्ली में ही। ओके, दिल्ली में सर रोड कंस्ट्रक्शन में काम है सर। ठीक है। और कब से आप ये काम कर रहे ठीक है हो? सर। और सर ये फिलहाल मेरे मैम फ्रेशर ही हूँ, 2 महीने से ही काम स्टार्ट किया था मैंने। एक मार्च से मैंने स्टार्ट किया था, मार्च और अप्रैल। फिर ओके। अप्रैल के बाद लॉकडाउन हो गया। हम्म। लॉकडाउन के बाद अभी 2 महीने से घर पे ही हूँ सर। ठीक है, तो अभी काम और स्टार्ट तो हो चुका है। हाँ हाँ, और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इफ़ यू डोंट माइंड? डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कब आपने कंप्लीट की थी? मैंने कंप्लीट किया 2017 में। 2017 में, ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क दैट कि आपको कोई प्रायर नॉलेज है इन सारे सॉफ्टवेयर्स की? आपने पहले कभी काम किया है, नहीं किया है? तो सर देखिए मैंने 2017 में ही काम किया था। 2017 में ही काम किया था सर। ऑटो कैट पे? हाँ जी, वो तो बैठो बट सर मैं फिर अपने बिजनेस लाइन में घुस गया था। हाँ हाँ। अपनी दूसरी लाइन में चला गया था मैं, तो फिर सब कुछ माइंड से निकल गया। ओके, तो आपको यानी कि ऑटो कैट की बेसिक नॉलेज है फिर, आई थिंक। सर 2-3 कमांड से ही याद है, जो कि कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ, नहीं, 2-3 कमांड्स को तो ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, चलो कोई बात नहीं। तो वैसे अब आपको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, आप बताओगे? बल्कि इतने टाइम के बाद, या डिप्लोमा में भी आई थिंक आपके सिलेबस में भी होगा ये, जहाँ से कहीं से भी आपने डिप्लोमा की थी, तब आपने इतना इसको ध्यान से सीरियसली नहीं सीखा, तो अब इसको इसकी ज़रूरत क्यों मैं महसूस हो रही है आपको? मैं बता देता हूँ सर, डिप्लोमा में था ऑटो कैड का। हाँ हमारा हाँ। सब्जेक्ट था एक ऑटो कैड। हम्म। जब मैं डिप्लोमा में था तो ऑटो कैड का तो सर मैं नाम सुना था, सिर्फ मैंने आइकन पे नहीं लिखा था ऑटो कैड ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको मेरे बारे में और बता इस देता। इसलिए हाँ हाँ। हाँ, इसलिए अभी महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है हम्म। ड्राइंग्स बनाने में। हम्म। मेरे को अच्छा लगता है ड्राइंग्स वगैरह बनाना। ठीक है ठीक सर। है, कोई बात नहीं। सो ठीक है, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऑटोकैड क्या है, किस लिए यूज़ होता है, क्या पर्पस है, और फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि हम ऑटोकैड में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जी। मेरा नाम तेज कुमार साहू है, और मैं सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। ठीक है, और इस टाइम पे मैं एसी इंस्टीट्यूट में एज अ ब्रांच हेड वर्क करता हूँ। ठीक है, और मैं ऑटोडेस्क के थ्रू ऑथराइज ट्रेनर हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं सिर्फ नॉर्मल एक ओके। ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं सीख के बस सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑटोडेस्क का प्रॉपर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ऑटोडेस्क का ऑथराइज ट्रेनर हूँ मैं। ठीक है, और मैंने 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, और काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ मैंने मिलके काम किया हुआ है। ठीक है, ओके। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं एक जो है एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि काफ़ी लोग ऑटो कैड को कैड बोलते हैं, एक्चुअल सिंपल। ठीक है, काफ़ी लोगों को लगता है कि जी। कैड एक कैड ही ऑटो कैड है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ठीक है, कैड इज़ द डिफरेंट थिंग, ऑटो कैड उसका एक पार्ट है। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग। ठीक है, कैड का जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कह लो या ड्राफ्टिंग कह लो, और ये एक्चुअली में एक प्रोसेस है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। कैड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डिज़ाइनिंग करते हो। अब डिज़ाइनिंग बहुत सारे टाइप की होती है, ड्राफ्टिंग हो गया, 2D डिज़ाइन हो गया, 3D डिज़ाइन हो गया, ये आपकी सिमुलेशन होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सब का सब कैड में आता है। ठीक है, ऑटोकैड सिर्फ उसमें से एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, लाइक आपको कुछ भी बनाना है, आपको कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, अगर आप सिविल इंजीनियर, आपको कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, या आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर, आपको कोई प्रोडक्ट या मशीन बनानी है, लाइक आपको इंजन ही मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो, लाइक पहले उसकी कंसेप्ट डिज़ाइन बनेगी, फिर उसका एक रफ मॉडल तैयार होगा, फिर आप उसको प्रॉपर 2D करोगे, फिर उसको डायमेंशनाइज करोगे, फिर उसका 3D मॉडल तैयार करोगे, फिर उसकी टेस्टिंग करोगे, तब कहीं जाके वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी होता है। अगर आप बिल्डिंग भी बना रहे हो तो पहले लेआउट बनाते हो। ठीक है, फिर उसका इंटीरियर का काम होता है, फिर जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया उसकी देखते हो कि वो वाकई में उतना लोड वैरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तभी तो उसको रियल लाइफ में हम कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं कैड। ठीक है, और इस प्रोसेस करने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो अलग चीज़ें हो जाती हैं, और ऑटो कैड उनमें से एक है। ठीक है, आपको समझ में आया कि कैड क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं ऑटो कैड के जी बारे में। सर। ठीक है, तो आपको जहाँ कहीं भी ना समझ में, आप मुझे इंटरप्ट कर देना। ठीक है, जो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हो बीच में। जी। ठीक है, तो जी सर। ऑटो कैड की अगर हम बात ओके। करें, तो ऑटो कैड
जो है सबसे पहले चीज़ तो ये ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो से दुनिया भर के सभी डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं। चाहे आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैकेनिकल इंजीनियर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिविल इंजीनियर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि आप केमिकल इंजीनियर क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड से रिलेट करते हो, इवन कि फैशन इंडस्ट्री में और ज्वेलर्स डिज़ाइन के लिए भी ऑटोकैड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ऑटोकैड एबल है किसी भी टाइप की 2D ज्योमेट्री और 3D मॉडल्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑटोकैड जो है आपके ड्राइंग्स को कंपेयर कर सकता है, शेड्यूल्स वगैरह बना सकता है, ब्लॉक्स बना सकता है, मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे मैं आगे और डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ऑटोकैड की खासियत ये है कि इसके साथ अंदर काफ़ी सारे एड ऑन एप्लीकेशंस आते हैं और APIs आती हैं जिसके थ्रू ये दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ लिंक होकर भी काम करेगा। लाइक अभी सिर्फ आप ऑटोकैड पे ध्यान दे रहे हो, जब आगे कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर सीखोगे, लाइक अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन लाइन में जाते हो तो आप सीरियस मैथ्स करोगे, या आप आर्किटेक्चर फील्ड में जाते हो तो आप रेविट आर्किटेक्चर करोगे, तो वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें पहले ऑटोकैड की फाइल की ज़रूरत पड़ती है। लाइक हम जब तक 2D नहीं बनाएंगे तब तक उसको 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। और 2D बनाने के लिए हमें ऑटोकैड ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑटोकैड हमेशा दूसरे अदर हाई प्राइस या ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले सॉफ्टवेयर उनके साथ कोलैबोरेट होकर काम करता है, ठीक है। ऑटोकैड की खासियत यह है कि ये ढेर सारे टूल्स के साथ में आता है, ठीक है। इसमें ढेर सारे टूल सेट्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से ये लगभग हर डिपार्टमेंट के पर्सन के लिए यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं अभी सिर्फ ऑटोकैड की एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ऑटोकैड की डीपली नहीं जाना हूँ, ठीक है, आगे बहुत कुछ है, ठीक है। और जो टूल सेट्स होते हैं वो तो आर्किटेक्चर टूल्स, मतलब कि कोई भी आर्किटेक्ट इंजीनियर है वो आर्किटेक्चर टूल सेट का यूज़ करता है फ्लोर प्लान्स बनाने के लिए, ठीक है, या जो भी नक्शा वगैरह होता है वो सब कुछ बनाने का आर्किटेक्चर टूल सेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ड्राफ्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप सर्किट्स वगैरह बनाते हो, मतलब कि जो पूरे घर की जो वायरिंग वगैरह है उसका एक मैप तैयार करने के लिए ऑटोकैड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इवन कि आप पूरे के पूरे किसी शहर का मैप भी डिज़ाइन कर सकते हो, इसमें गूगल मैप लिंक्ड हो जाता है और जिसके थ्रू आप पूरे मैप को एनोटेट कर सकते हो और कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी गली आप मॉडल कर सकते हो, इवन कि उसकी जगह डिस्टेंस तक नाप सकते हो ऑटोकैड के थ्रू। एंड यहाँ इवन कि ये जो है जहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, मशीनरीज होती हैं, उसके प्लांट को भी सेट करने के काम में आता है, ठीक है। MEP में भी ऑटोकैड का यूज़ किया जाता है। MEP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी घर बना रहे हो, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें मैकेनिकल का काम भी होगा, HVAC का पे काम करोगे, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे, वायरिंग भी आप करोगे ही करोगे, ठीक है, और प्लम्बिंग का काम भी करते हो, ठीक है। तो ऑटोकैड के थ्रू हम वो टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। और रास्टर इमेज टूल सेट होता है कि आप किसी भी इमेज को ट्रेस करके कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी मॉडल करना है तो आप सिंपली उस इमेज को यहाँ पे रखो, उसके बॉर्डर्स को ट्रेस करो और जो चाहे वो डिज़ाइन करो, ओके। एंड इसके बाद ये दुनिया भर की APIs और मोबाइल ऐप के साथ कनेक्शन करता है तो उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है तो आर्किटेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के काम की चीज़ है, वो अपने सर्किट्स बना सकते हैं, ठीक है। प्लम्बिंग एंड HVAC डिज़ाइंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं अपनी जो है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए। एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के काम की चीज़ है और इवन के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी इसका यूज़ करते हैं अपनी बिल्डिंग का बीम, कॉलम, फाउंडेशन, पाइल्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, ओके। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट क्या है ऑटोकैड का, ऑटोकैड को हम यूज़ ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कभी भी आपने अगर नोटिस किया हो कि ऑटोकैड, अगर आपने कभी सोचा कि अगर जब ऑटोकैड नहीं था तो कैसे काम होता था, ठीक है। क्योंकि जब ऑटोकैड नहीं था तब भी तो लोग डिज़ाइन बनाते ही थे, मॉडलिंग होती ही थी, ठीक है। लेकिन अब ऑटोकैड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम बाकी चीज़ें क्यों हटाती। तो देखो एक सिंपल सी, मैं सिर्फ आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऑटोकैड की एक्चुअल में हमें क्यों ज़रूरत होती थी। जब ऑटोकैड नहीं होता था तो हमें इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग शीट लेके उस पर काम करना पड़ता था, ठीक है। अब एक, हाँ ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हमें इमेजिन करके देखो कि दो लोग इस ड्राइंग शीट पे काम कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पे भी उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, तो उसका कितना बुरा इल्ज़ाम, कितना बुरा नतीजा इन लोग को भुगतना पड़ेगा,
ठीक है, पूरी की पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, पूरा फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा और ये महीनों का टाइम कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि जिसकी वजह से ऑटोकैड जो है यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, ड्राइंग शीट को हमें रिप्लेस करना पड़ा ऑटोकैड से। सबसे पहली चीज़ है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार को इमेजिन करके देखो कि सपोज़ आप एक बिल्डिंग का प्लान बना रहे हो सपोज़, ठीक है, और उस बिल्डिंग जिस प्लॉट पे आप वो प्लान आपको तैयार करना है, उस प्लॉट की डायमेंशन जाहिर बात है आप या तो आपके पास फुट्स में होगी या तो मीटर्स में होगी। ठीक है, अब उतनी बड़ी ड्राइंग शीट तो आपके पास होगी नहीं, ड्राइंग शीट तो छोटी ही होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके डायमेंशंस हैं आपको उनको रीसाइज करना पड़ेगा, मतलब कि रीस्केल करना पड़ेगा, स्केल को चेंज करके। अगर आपके पास मीटर्स में सपोज है डायमेंशन, तो आप उसको ड्राइंग शीट पर जब बनाओगे तो अगर 10 मीटर की प्लॉट की विड्थ है तो प्लान बनाते हो ड्राइंग में 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाओगे या 10 mm की लाइन लगाओगे, जाहिर सी बात है। यानी कि आपको यूनिट्स को चेंज करना पड़ा। यूनिट्स को चेंज करने का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग्स में या जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन इंक्रीज करते हो, एरर्स के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। मानते हो नहीं मानते हो? जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतनी ही ज़्यादा एरर्स के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरी बात, हम कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट के आगे सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेसेस तो काउंट करते हैं, ठीक है, बाकी के आगे की वैल्यू छूट जाती है, वो भी तो एक एरर ही प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और चलो एक बार को हम मान लेते हैं कि आप इतने स्मार्ट हो, इतने एक्सपर्ट हो कि कैलकुलेशन जो एरर है वो आपने ज़ीरो कर दिया। वैसे ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने जो कैलकुलेशन एरर्स हैं उसको आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन फिर भी आप ये बात सोचो कि जब भी हम ड्राइंग शीट पे काम करेंगे, ठीक है, तो सपोज़ करो कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, मान लो कि हमने एक ये लाइन ड्रॉ की है और आपको ये 10 mm की लाइन बनानी थी, ठीक है, तो क्या ये वाकई में 10 mm की लाइन है? ये चीज़ आप प्रूफ कर सकते हो सकता है कि वो 9.98 mm की ही लाइन हो, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि वो 10 mm की लाइन हो सकता है 9.98 की ही रह गई हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो 10.01 की हो गई हो, पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब कहने को तो ये काफ़ी छोटा है, ठीक है, 0.01 या 0.02 ये काफ़ी छोटा स्पेस है, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ड्राइंग में कम से कम हम 1000 बार किसी चीज़ को बनाते हैं, हर बार 1000 बार उस स्केल को यूज़ करते हैं। अगर हर बार 0.01 या 0.02 की मिस्टेक होगी तो सोचो कि वो ऐड होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 100 mm, 150 mm, 200 mm हो जाएगा, और उस टाइम पे हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उस टाइम पे ये लास्ट में एक बड़ा सा एरर निकल के सामने आएगा, हमारे पास पूरी ड्राइंग को दोबारा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ऑटोकैड की खासियत ये है कि वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि वो 8 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑटोकैड में ड्राइंग शीट की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास किलोमीटर्स में डायमेंशन, आप किलोमीटर में बनाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, सबसे पहली खासियत, ठीक है। तो डायमेंशन चेंज नहीं करना, यानी कि हमारी कैलकुलेशन एरर अपने आप खत्म हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उसमें मीज़र कर भी रहे हैं, हमारे पास 8 डेसिमल प्लेसेस तक की हम एक्यूरेसी ले सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखो, जैसे ये है मेरा ऑटोकैड, ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की, ब्लैंक फाइल, ठीक है, एंड मैंने UN एंटर किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी के साथ मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो एरर्स का कोई चांस ही नहीं पैदा होता, मतलब कि हाईली एक्यूरेट हो जाती है। और दूसरी चीज़, मेरे पास यूनिट्स की कोई कमी नहीं है, इवन कि मैं चाहूँ तो लाइट ईयर्स में भी मेजरमेंट कर सकता हूँ। और लाइट ईयर्स आपको पता है कि वो यूज़ होती है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है। तो आप सोच लो कि अगर लाइट ईयर्स में भी मैं अपनी ड्राइंग शीट ले सकता हूँ तो ये इतनी बड़ी बात है, ओके। और पहले लाइट ईयर्स नहीं था, लाइट ईयर्स अब भी इन्होंने वॉइस कट हो रही है, एक सेकंड, अब आ रही क्लियर, ठीक है। सो यही मेरे कहने का मतलब है कि वो लाइट ईयर्स के साथ तक वो मेजरमेंट ले सकता है। तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्केल पे वो काम करता है, ठीक है। खैर, बाय द वे, लेट्स कम टू द रिमेनिंग टॉपिक एंड ठीक है, एंड
ठीक है। एंड हाँ ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ड्राइंग है वो 2D और 3D दोनों में क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है। और इसका जो ऑटोकैड का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि वो दूसरे प्रोग्राम्स के साथ लिंक होके काम करता है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। और सब मतलब कि सबसे जो मेन फ़ायदा वो तो उसका पहला वाला ही कि इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि सबकी सब एक्यूरेसी की तो पीछे पागल हैं, एक्यूरेसी तो मेन है। अगर हल्की सी भी एक्यूरेसी खराब बिल्कुल हुई तो सब, अगर आप घर बना भी जाओ, अगर गलती से 1 इंच भी दूसरे वाले के प्लॉट पे चले गए तो वो केस कर देगा, देखो सारा खेल एक्यूरेसी का ही तो है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ। तो आर्किटेक्चरल प्लानिंग के लिए भी ये यूज़ होता है, इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। इवन कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है 3D प्रिंटिंग, वहाँ के लिए भी ऑटोकैड का यूज़ किया जाता है। ऑटोकैड में बनाए हुए मॉडल्स को आप 3D प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और फैशन इंडस्ट्रीज़ और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में भी ऑटोकैड का यूज़ किया जाता है, ओके। एंड हाँ, और इसी के साथ कुछ इसमें कॉन्स भी हैं, क्योंकि हर चीज़ फ़ायदा और नुकसान दोनों के साथ आती है, तो ऑटोकैड के भी कुछ नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये 3D हाई क्वालिटी रेंडर इमेज प्रोवाइड नहीं करता है। रीज़न ये है कि ऑटोकैड 3D डिज़ाइनिंग के लिए बना ही नहीं है। ऑटोकैड सिर्फ बना है 2D डिज़ाइनिंग के लिए, 2D ड्राफ्टिंग के लिए। 3D का उसमें बस एक बेसिक सा पार्ट है, और अगर आपको वाकई में किसी प्लान या किसी बिल्डिंग या किसी भी चीज़ की 3D करनी है तो उसके लिए गूगल स्केचअप, रैविट और 3ds मैक्स से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन 2D के लिए ऑटोकैड से बेस्ट और कुछ नहीं है, ओके। ये नॉट रियली सूटेबल फॉर 3D, ठीक है। और जो अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो इसका लाइसेंस वगैरह आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेटर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। वो स्टूडेंट लाइसेंस आपको देते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। पहले 3 साल के लिए देते थे, अब वो 1-1 साल के लिए देते हैं ऑटोडेस्क वाले, ठीक है। तो ये थोड़ा बिजनेस पर्पज से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपको ऑलरेडी पता ही है क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में काम कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है, ठीक है। सैलरी पैकेजेस भी आप समझते ही हो, ठीक है। ये सारी सैलरी है कि अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ये सैलरी ऑफ़र की जाएगी, ये ऑफ़र की जाएगी, बट ये एक्चुअली एक सिर्फ डाटा के अकॉर्डिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपको यही मिले। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपकी सॉफ्टवेयर पे कमांड कितनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के एक्सपीरियंस है। अगर आप बस इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकते हो, आपको नॉलेज है, तब आप ज़्यादा पे स्केल ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, राइट। कि अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर पे हम करेंगे क्या क्या और सीखेंगे क्या क्या, ठीक है। तो ये एक्चुअली 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस है, मैं इसे 2D में कन्वर्ट करता हूँ। ये है हमारा 2D वर्क स्पेस। सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारी ड्रॉ मेनू। हम नोटपैड में लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम 2D एंड 3D दोनों चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। 2D में हमारा सबसे पहले आता है हमारा ड्रॉ मेनू, ठीक है। अब ड्रॉ मेनू में क्या है कि जितनी भी बेसिक शेप्स होती हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। अब बेसिक शेप्स में क्या आती हैं, जैसे कि लाइंस हो गई, ठीक है, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है कि ये तो कुछ चीज़ है, लेकिन इनको बनाने के भी अपने बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि एक लाइन को बनाने के 4 तरीके हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, पोलर रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड और डायनेमिक मेथड। एक सर्किल को बनाने के 6 तरीके हैं। एक आर्क को 11 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, और इसी तरह रेक्टेंगल को बनाने के कम से कम 10 तरीके हैं। मैं आपको 10 तरीके से एक रेक्टेंगल को बनाना दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब कहने की बात यह है कि ज़रूरी, मतलब कि ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलीगन है, एलिप्स है, हैच वगैरह है, बहुत सब कुछ है। मैं सिर्फ आपको एक रैंडम कुछ कई एग्जांपल बताए हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइन ही बनानी है तो उसके लिए 4 तरीकों की क्या ज़रूरत है, या सर्किल ही बनाना है तो उसके 6 तरीकों की क्या ज़रूरत है। हम उसको नॉर्मल एक सीधे डायरेक्टली सर्किल भी तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि सपोज़ मैंने आपसे ये कहा है कि मेरे पास मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, राइट। मैंने आपसे कहा कि आपको एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है जो इन दोनों लाइन के टेंजेंट हो, मतलब कि इस लाइन के और इस लाइन के टेंजेंट हो, और उसका जो रेडियस होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, ठीक है। सर्कल तो आप नॉर्मली भी ड्रॉ कर ही सकते हो, ये कर दिया आपने ड्रॉ, ठीक है। लेकिन इस रिक्वायरमेंट के साथ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे। इवन कि अगर आप ड्राइंग शीट पे भी करते हो तो कैसे करोगे, ये बताओ।
कोई है आइडिया? पहले आपको वही बनाना पड़ेगा ना, रेक्टेंगल ही पहले बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर हमें सर्कल का रेडियस देना पड़ेगा, तभी नहीं रेड को बना सकते हैं ना सर्कल। वो तो ठीक है, चलो ठीक है, मैंने यहाँ से सेंटर से एक सर्किल में बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये सर्किल जो है वो इसके और इसके टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जो रेडियस होना चाहिए वो सिर्फ 5 mm होना चाहिए। यानी कि बेसिकली बात ये है कि वो यहाँ कहीं बनेगा छोटा सा, कुछ इस टाइप का, राइट, कुछ यहाँ पे इस टाइप का वो बनना चाहिए। लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट अगर हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वही डिवाइडर प्रोटेक्टर लेके हम सेंटर पर रख के घुमा देंगे, ठीक है, लेकिन सेंटर पर रखने के लिए हमें उसका सेंटर पॉइंट तो पता होना चाहिए। अब इस सेंटर पॉइंट को निकालने के लिए आप पता नहीं कहाँ से ये रेफरेंसेस लोगे दुनिया भर के, यहाँ से लिया, फिर यहाँ से आप नापोगे, फिर कहीं जाके ये सेंटर पॉइंट मिलेगा। अब वो भी एक्यूरेट है कि नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कि वो वाकई में एग्जैक्ट है कि नहीं है। लेकिन ऑटोकैड पे ये काम बड़े ही इजीली हो जाता है। लाइक मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आफ्टर ये कहीं काफ़ी बड़ा है, 7 लाइन ली मैंने, ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा ट्रायंगल बना रहा हूँ लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। अब अगर मुझे यही कंडीशन अप्लाई करनी है, मैं नॉर्मल एक सर्किल लिया, देखो यहाँ पे 6 अलग अलग तरह के सर्किल हैं, जैसे मैंने इसमें 10 रेडियस ले लिया, मुझे इस लाइन की टेंजेंट करना है और इस लाइन की टेंजेंट करना है। मुझे 10 के रेडियस का चाहिए या 20 के रेडियस का चाहिए, 10 का चाहिए तो मैं 10 करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अपने आप ही वो कैलकुलेट करेगा कि सर्किल कहाँ पे बनेगा, दोनों के टेंजेंट है, कितना बड़ा बनेगा। ये 10 का रेडियस मैंने दिया था तो ये 10 का रेडियस ही होगा, ये देखो, ठीक है। मतलब कि सिंपली हमारे काम को सिंप्लीफाई कर देता है। सर्किल तो डायरेक्टली अगर मैं चाहता तो ये डायरेक्टली जो नॉर्मल सर्किल्स थे ये भी बना सकता, सेंटर लिया, फिर इसको 10 का रेडियस दिया, ये हुआ, फिर उठा के अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो मुझे उठा के इसे मूव करना पड़ता, ठीक है। मैं इसे उठा के मूव कर रहा हूँ यहाँ से, अब मुझे पता नहीं लग रहा एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट कहाँ है, मैं उसको बैठा के चेक कर रहा हूँ, फिर उसको उठा के मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं कि हमारी अलग अलग कंडीशंस को वो हम ईजिली स्पीड में परफॉर्म कर सकें, ठीक है, क्लियर? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये जो था बेसिक हमारा, मैंने आपको बताया कि ड्रॉ मेनू में जो बेसिक शेप्स होती हैं हम उन पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ बेसिक शेप्स के भरोसे कंप्लीट ड्राइंग नहीं बनाई जा सकती, हमें उनको मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम मॉडिफाई मेनू का यूज़ करते हैं। लाइक मेरे कहने का मतलब है कि हमने ड्रॉ मेनू से सिंपल शेप्स ले लिया, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसी शेप्स क्रिएट करनी है जो 2 या 2 से ज़्यादा कमांडों से, 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हो, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए या उनको मॉडिफाई करने के लिए हमें मॉडिफाई मेनू की ये ढेर सारी कमांड्स हैं, इनका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब सपोज अगर मुझे यही सर्कुलर ट्रायंगल 10 जगह पे चाहिए, तो मैंने 10 बार थोड़ा ड्रॉ करूँगा, मैं मॉडिफाई मेनू से सिंपल कॉपी का कमांड का यूज़ करके इसे जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ये काम आता है मॉडिफाई का। या अगर मुझे आपका शायद फ़ोन आ रहा है, ये भी ठीक है। तो अब सपोज अभी तो जैसे मैंने इसे कॉपी किया तो ये कहीं पे भी किसी भी डायमेंशन में किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बट अगर मुझे इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर डिस्टेंस के बाद उसको कॉपी करना है, तब उसके लिए हम यहाँ पे इसका एरे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर एरे ले लिया, ठीक है, तो ये मुझे जितने भी चाहिए, सपोज 4 की जगह मुझे ये 10 चाहिए, मैंने 10 ले लिया, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर एक फॉर्मेट के हिसाब से कॉपी, मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से हम अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये काम करता है मॉडिफाई, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एनोटेशन की। मैं एक ये ड्राइंग इसमें एक पड़ी हुई, मैं ये ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज ये, ठीक है, तो ये एक बाथरूम का प्लान है, ठीक है। ये अब लाइन और ड्रॉ और मॉडिफाई के थ्रू आपने इसको डिज़ाइन कर दिया, लेकिन कहाँ पे क्या चीज़ें हैं ये दिखाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एनोटेशन का। लाइक किस वॉल की क्या डायमेंशन है, मुझे नहीं पता कि ये वॉल कितनी बड़ी है, तो ये 1.83 मीटर्स की है, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हो डायमेंशन या एनोटेशन के मेनू का, या आपको दिखाना है कि ये टेक्स्ट है या क्या है। ये मुझे सपोज दिखाना है कि ये डोर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डोर 1,
ठीक है, डोर 1 डोर 2 जो भी है। तो ये चीज़ें जो हो जाती हैं, ये हो जाती हैं हमारी एनोटेशन में। इनको आप छोटा भी कर सकते हो या इसका स्केल आप चेंज कर दो। सॉरी, तो ये छोटा हो जाएगा, और करने की ज़रूरत है तो ठीक है, तो उसको हम छोटा करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, या सिंपली मैच प्रॉपर्टी से यूज़ करके मैंने इसकी साइज़ को इस पर कॉपी कर दिया तो वो सेम साइज़ का होगा। ठीक है, तो ये जो काम होता है ये होता है एनोटेशन। ठीक है, क्लियर? ड्रॉ समझ में आ गया, मॉडिफाई समझ में आ गया, एनोटेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लेयर्स की। जो हमारी तीसरी चीज़ आती है वो लेयर्स की आती है। ठीक है, लेयर समझाने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं ले लेता हूँ। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में मत समझना कि ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं सिर्फ एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि आप सिविल इंजीनियर हो, आपने क्या किया कि एक प्लान बनाया, ठीक है, और मैंने क्या किया कि उस प्लान की एक छोटी सी वॉल ले ली। ठीक है, मतलब कि जो भी प्लान है इतना समझ लो कि मैंने सपोज़ ये छोटा सा एक वॉल का सेक्शन इतना सा ये पिक कर लिया मैंने फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद इस वॉल को मैंने किसी इलेक्ट्रिशियन के पास भेजा। मैंने कहा कि भाई ये मेरी वॉल है, इसमें से मुझे वायरिंग करनी है, तो तुम्हें अपनी तारें जहाँ से भी गुजारनी हो, जितनी भी तारें गुजारनी हो उस हिसाब से अपने जो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है वो क्रिएट कर दो। ठीक है, तो वो वायर्स के लिए भी जाहिर सी बात है लाइन ही लगाएगा। तो उसने सपोज़ क्या किया कि कम से कम 4 या 5 लाइनें तो हो लगाएगा ही लगाएगा। तो उसने अलग अलग लाइनें ड्रॉ कर दी अपनी हर वायर के लिए। ठीक है, 5 लाइनें ड्रॉ कर दी। इसके बाद ये बाथरूम है तो जाहिर सी बात है कि प्लम्बर भी होगा ही होगा। ठीक है, और प्लम्बर से कहा गया कि भाई वॉल्स के किनारे से जैसे भी तुम्हें अपनी टैप वगैरह की पाइप गुजारनी हो तो उस हिसाब से पाइप ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो उसने भी पाइप बनाने के लिए क्या किया, वो भी लाइन ही लगाएगा। मान लो उसे 2 पाइप लगानी है तो 2 पाइप के लिए उसने 4 लाइनें ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसकी मैकेनिकल को मैंने भेजा और उसने कहा कि जो है यहाँ पे वायरिंग वो हमें डक्टिंग भी करनी है, वेंटिलेशन के लिए भी कुछ चाहिए। ठीक है, एसी की सपोज डक्ट लगानी है तो मैकेनिकल वाले ने भी एक लाइन और लगा दी। ठीक है, सब ने अपनी लाइनें क्रिएट कर दी। अब आप मुझे देख के बता सकते हो कि इसमें से किस डिपार्टमेंट के पर्सन ने कौन सी लाइन ड्रॉ की है? सर वो कलर के हिसाब से होगा ना सर? कलर के हिसाब से होगा, लेकिन कलर जैसे कि प्लम्बर वाला। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ लेयर का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ठीक है, तो कलर अप्लाई करने के लिए हमें लेयर्स का यूज़ करना पड़ता है। ये मैं सिंपली कहना चाहता हूँ कि ऐसे तो क्लियर होगा नहीं। और अगर एक बार को चलो मान लो कि कोई समझ भी जाए जब भी हम, लेकिन जब हम इसको रियल लाइफ में देख के काम करेंगे, रियल लाइफ में वायरिंग करने जाएंगे, तब तो कन्फ्यूजन होगी ना, पता नहीं कौन सी लाइन किसकी है। तो उस कंडीशन में हम लेयर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेयर्स का यूज़ करने के लिए हम क्या है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी भी लेयर्स चाहिए उतनी ले लेते हैं। जैसे मैंने एक लेयर ले ली और सपोज़ ये लेयर ले ली मैंने सिविल के लिए। ठीक है, एक और लेयर ली मैंने, ये ले ली मैंने मैकेनिकल वाले के लिए, मतलब कि मैकेनिकल के पर्सन ने एक लेयर ले ली। ठीक है, एक और लेयर ली हमने, ये ले ली सपोज़ इलेक्ट्रीशियन ने। ठीक है, और एक और लेयर ले लेते हैं, सपोज़ ये है कि प्लम्बर की। ओके, अब हर लेयर की अपनी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 4 नहीं 5 प्रॉपर्टीज़, 4 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेनली, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं। एक है ऑब्जेक्ट का कलर, दूसरा है ऑब्जेक्ट का वेट, तीसरा है ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और चौथा है ऑब्जेक्ट का टाइप। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के कलर और ऑब्जेक्ट के टाइप की। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिविल वाला जो काम करना चाहता है वो सपोज रेड कलर पे काम करना चाहता है, या हाँ चलो रेड ही ठीक है। एंड मैकेनिकल वाला चाहता है ग्रीन कलर के साथ काम करना। इलेक्ट्रीशियन चाहता है येलो, जो भी कलर हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लम्बर चाहता है सपोज मैजेंटा। ठीक है, और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो इन सबको हम अलग अलग लाइन टाइप भी दे सकते हैं। जैसे कोई सिविल वाला जो लाइन टाइप चाहता है, जिस भी लाइन टाइप में उसको काम करना, सपोज़ वो सेंटर लाइन बनाना चाहता है, या फिर डॉट लाइन चाहता है तो डॉट लाइन हम उसे दे देंगे, या डैश लाइन चाहता है डैश लाइन दे देंगे। ठीक है, तो सिविल वाला अब जो भी काम करेगा वो डैश लाइन के साथ होगा। ठीक है, या प्लम्बर जो काम करेगा उसको हम दे देते हैं सपोज़ HW, हॉट वाटर सप्लाई। ठीक है, तो इसकी जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, आई थिंक इनफ है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं।
अब यहाँ पे जितनी भी हमने लेयर्स ऐड की हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जिस भी डिपार्टमेंट की जो लाइन थी मैं उसको वो असाइन कर देता हूँ। जैसे वॉल्स थी सिविल इंजीनियर की, तो सिविल इंजीनियर को मैंने दे दी। तो सिविल इंजीनियर की जो भी मैंने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डाली थी वो उस हिसाब से लाइन कन्वर्ट हो गई। ऊपर की 5 लाइन थी इलेक्ट्रीशियन की, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको इलेक्ट्रीशियन को असाइन कर दिया। नीचे की 4 लाइन थी प्लम्बर की, तो इससे मैंने प्लम्बर को असाइन कर दिया। प्लम्बर की लाइन थी हॉट वाटर सप्लाई, तो हर जगह HW लिखा हुआ है। ओके, इस तरह मैकेनिकल की जो थी मैंने इसे मैकेनिकल वाले को असाइन कर दिया। तो लाइन में डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब एनोटेशन मेनू का यूज़ करके यहाँ पे एक टेबल असाइन कर दो और वहाँ पे बता दो कि इस बंदे का जो मतलब कि इस डिपार्टमेंट का जो कलर है वो ये है और डिपार्टमेंट कलर ये है, तो समझते वक्त या ड्राइंग को रीड करते वक्त आसानी होगी। ठीक है, एक और मेजर जो बेनिफिट है लेयर्स का वो ये है कि अब हम इस पे रियल लाइफ में काम करें। सपोज प्लम्बर इस पाइपलाइन को देख के काम कर रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वायरिंग कहाँ से की जा रही है, उसे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, लेकिन वो ड्राइंग फाइल में अगर रहेगा तो वो बेफालतू डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, फाइल को हमारी हैवी करेगा या कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो प्लम्बर है वो इलेक्ट्रीशियन को ऑफ कर देगा, तो वो ड्राइंग होगी तो वहीं पे, लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने उसे हटा दिया, वो हमें दिख नहीं, तो जाहिर बात अपना काम ईजिली कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, या अगर हम हटाना नहीं भी चाहते हैं तो भी हम उसे लॉक कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, इनविजिबल हो जाए हल्का सा, और वो ना सेलेक्ट हो ना डिलीट हो, कुछ चेंज हो। क्योंकि अगर हम किसी लेयर को लॉक कर देते हैं तो उस पर बने हुए ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमसे गलती से कुछ वहाँ पे ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं होंगे। लाइक गलती से डिलीट ही हो जाए कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई लाइन डिलीट ही हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। ठीक है, ये काम होता है लेयर्स का। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो डिलीट नहीं हुआ, मुझे इसके लेयर को अनलॉक करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ब्लॉक्स का। ब्लॉक्स का क्या काम है कि मान लो कि मैंने एक डिज़ाइन बनाई हुई, सपोज एक व्हीकल ले लेता हूँ, बना बनाया ब्लॉक मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ इसकी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, सेडान साइड ये। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया एक्सप्लोर। अब मान लो कि ये ड्राइंग मैंने कम्प्लीटली प्रिपेयर की है। ठीक है, एक एक करके इसके स्टेप बनाए हैं। अब इस ड्राइंग को मुझे अपनी फाइल में कई बार यूज़ करना है, या अपने इस कार को मुझे अपने प्लान में कई जगह पे दिखाना है, 10-12 जगह पे दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उसे हर जगह हर बार जाके दोबारा क्रिएट करें, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन होता है कि हम उसे कॉपी करें। ठीक है, आई थिंक कॉपी करने वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम हर बार बनाएंगे, पूरी मेहनत करके आधे घंटे लगेंगे, उससे अच्छा हम उठा के उसे कॉपी करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपी करने का नुकसान क्या है, वो ये है कि अब जाहिर सी बात है ये ड्राइंग बनी है तो हो सकता है इसके पीछे कुछ और भी पड़ा हो, या हम कोई घर ही बना रहे हैं, हमने किसी टाइल की डिज़ाइन किया, बेड का डिज़ाइन किया है और बेड के नीचे टाइल्स वगैरह भी लगे हों, तो जब भी हम उसे सेलेक्ट करेंगे कॉपी करने के लिए तो हो सकता है कि गलती से कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, या फिर पॉसिबल है कि कुछ ऑब्जेक्ट मिस हो जाए। जैसे अभी तो मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, ठीक है, बट जल्दी में पॉसिबल है कि कुछ ऑब्जेक्ट मिस हो जाए। अगर इस गलती के साथ हमने उसे कॉपी किया तो हर जगह वो गलती एक साथ ही चलेगी। ठीक है, अब हर जगह हमें उसे जाकर दोबारा ठीक करना पड़ेगा, यानी कि फिजूल के टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, और एक बार को हम मान भी लेते हैं कि हमने इसे कॉपी किया और एकदम परफेक्ट कॉपी हुआ बिना किसी मिस्टेक के। ठीक है, ये मैंने इसे कॉपी किया और बिना किसी मिस्टेक के एकदम सही कॉपी हो रहा है, लेकिन कॉपी करने के बाद हमें ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी उसमें कुछ गड़बड़ है, या मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ या कुछ हटाना चाहता हूँ, या मुझे थोड़ा सा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। लाइक मुझे यहाँ पे कोई ड्राइवर ही दिखाना है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में मैंने जहाँ कहीं भी वो ड्राइंग कॉपी की है, मुझे हर जगह एक एक करके जाके एडिट करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक्स का। ठीक है, तो हमने ब्लॉक को क्रिएट किया, यहाँ पे हमने क्रिएट किया ब्लॉक का हमें जो भी नाम देना हो हमने वो नाम दे दिया। ठीक है, किस पॉइंट से हमें उसे कंट्रोल करना है ये हम पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बार अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान से सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, बार बार उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके किया, अगर कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल दो, नहीं तो कोई खास ज़रूरी नहीं है, एंड ओके। ठीक है, अब ये हमारा एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। फ़ायदा ये है कि जब भी हम इसे कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करेंगे तो मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट होंगे।
तो अब मैं अगर चाहूँ तो मैं चाह कर भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ नहीं सकता, ना ही कोई ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जी पहला फ़ायदा ये है। उसकी दूसरा फ़ायदा ये है कि सपोज़ ये कार मैंने इतनी जगह यूज़ की है, कॉपी की है, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसी ब्लॉक, किसी भी एक ब्लॉक को उठा इसको एडिट कर दूँगा। जैसे कार का ब्लॉक लिया मैंने, इसे ओके किया, ये अलग से ओपन हो गया। मुझे इसमें जो भी चेंजेस चाहिए, मुझे ड्राइवर दिखाना था वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने उसमें जो भी अप्लाई करना था वो अप्लाई किया, इसे क्लोज कर दो, सेव कर दो। अब वो चेंजेस हर जगह अप्लाई हो जाएंगे, मुझे एक एक जगह जाकर उसे एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर हो जाती है जब भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, बड़े बड़े ड्राइंग्स पे हम काम करते हैं। ठीक है, और एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर मैंने ये कार बनाई है या मैंने किसी बेड की डिज़ाइन बनाई है और मैं डेली ही मुझे काम करने होते हैं, सारी चीज़ों की डिज़ाइन चाहिए होती है, तो मैं उसे डेली क्यों बनाऊँ। तो अगर मैंने इसे ब्लॉक में बनाया है तो मैं इसे अपने सिस्टम में सेव कर सकता हूँ अलग से, और इसे जैसे चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जितनी बार चाहूँ उतनी बार मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट कंडीशन ये है कि इसके लिए वो एज अ ब्लॉक ही होना चाहिए। ठीक है, लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ किसी दूसरी फाइल में, ठीक है, तो भी मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने इसे यहाँ पे एज अ ब्लॉक बनाया हुआ है तो मैं इसको अपने सिस्टम में अलग से कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। और इस चीज़ के प्रूफ के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी अपनी खुद की डिज़ाइन लाइब्रेरी, जैसे मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहता हूँ तो मैंने अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बना के सेट कर रखी है। और सिंपली मुझे कोई भी ब्लॉक की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे ब्लॉक मैंने बना के सेव कर रखे हैं, मैं इनको सीधे उठा के यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, फाइल थोड़ी हैवी है, ओपन हो रही है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये देख सकते हो आप। जैसे अगर मुझे कोई व्हीकल चाहिए, मैं सिंपली यहाँ पे मैंने बना के सेव कर रखे हैं। या अगर मुझे कोई बेड्स वगैरह के एलिवेशंस चाहिए होते हैं, या टॉप व्यू चाहिए होता है, ठीक है, टेबल्स के, सोफ़ास वगैरह के डिज़ाइन यहाँ पे मेरे पास सब कुछ सेव्ड हैं। ठीक है, डाइनिंग टेबल्स के हो गए, तो मैं सिंपली उठा के इन्हें यूज़ कर लेता हूँ अपनी ड्राइंग में। या बाथ टब्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, सिंक्स हो गए, टॉयलेट सीट्स हो गई, तो उठा के मैं यूज़ करता हूँ। ये फ़ायदा है ब्लॉक का, ये सब पॉसिबल है ब्लॉक की वजह से। इसमें भी देखो, अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो एक साथ ही सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, जो सर ये जो आपने ये बना रखे हैं, चेयर्स है, टेबल्स है, बेड्स है, ये खुद इसमें ऑप्शन होता है या फिर आपने खुद ये ड्राइंग की है आपने? नहीं, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ये नॉर्मल लाइन वगैरह का यूज़ करके ही मैंने ये बनाए हुए हैं। ओके, ठीक है, लाइन, आर्क या जो भी ड्रॉ और मॉडिफाई मेनू, इन्हीं दोनों से ही सारी चीज़ें बन सकती हैं। इन्हीं का यूज़ करके सब कुछ मैंने क्रिएट किया हुआ है। देखो, सब एक छोटी छोटी लाइन्स हैं, उनको कंबाइन किया, उनका परफेक्ट एंगल और स्केल वगैरह देख के। हाँ, वैसे ये चीज़ और भी ज़्यादा ईजी हो जाती है रास्टर इमेज डिज़ाइन से, जो मैंने इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया था ना कि रास्टर इमेज के टूल सेट को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो उसके थ्रू ये चीज़ और भी ईजी हो जाता है। मतलब कि सिंपली हमने एक 2D इमेज किसी बंदे के ऐड कर दी, उसके जो एजेस है उसको ट्रेस कर लिया, तो हमारा काम ईजिली हो जाता है। तो अब मुझे जो भी चाहिए मैं यहाँ से सीधे उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग ये डिज़ाइंस हैं प्लेन्स वगैरह के। ठीक है, ब्लॉक के बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की और ग्रुप की। ठीक है, क्योंकि यही दोनों 2D में जो हमारे मेन हैं वो बचते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप की। अब बेसिकली होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि वो किसी ग्रुप में रहे। ठीक है, अब बेसिकली मैंने उसे, अगर इन दोनों कार्ड्स को या इन ऊपर के 6 कार्ड्स को मैकेनिकल वाले लेयर्स में डाल दिया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो मैकेनिकल वाले लेयर में ही रहें, पर अगर मैं मैकेनिकल वाले लेयर की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ तो इनकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैकेनिकल वाले लेयर में ही रहें, लेकिन इस पर्टिकुलर कार की प्रॉपर्टी कुछ और हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर कार किसी और कलर की दिखे, तब उस कंडीशन में हमें प्रॉपर्टीज़ मैनेजर का हम यूज़ करते हैं। लाइक ये मुझे कुछ और चाहिए तो वो हम यूज़ कर, जैसे मुझे कैन चाहिए तो हम उसे कैन कलर स्पेसिफाई कर देंगे।
ठीक है, तो रहेगा उसी लेयर में, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। ठीक है।